नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जॉर्ज ऑरवेल की ये कंप्लीट बायोग्राफी को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उनके फैमिली के बारे में और कुछ वर्क्स के बारे में हम लोगों ने कवर किया है। अगर अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो समय न लेते हुए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कंप्लीट बायोग्राफी को हम लोग कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करेंगे। नए सिलेबस के हिसाब से टीजीटी 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको पता है ये चीज की एरिक आर्थर ब्लेयर जो बहुत ही फेमस हुए थे जॉर्ज ऑरवेल के नाम से, ये इनका जन्म 25 जून 1903 को होता है। और कहाँ होता है? मोतिहारी में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में उस समय आता था। एक ऐसे फैमिली में जो लोअर अपर मिडिल क्लास फैमिली में थे। इनके पिताजी के पास पता ही है कि इनके फादर जो आए थे वो यहाँ 1875 में बंगाल प्रेसिडेंसी में जॉब करते हैं और उस समय इनको डिप्टी के पोस्ट पर इनको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है। इनके जो फादर थे रिचार्ड वेलमेस्ले ब्लेयर, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट थे उस समय, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इनकी एक बड़ी बहन थी जो 5 साल इनसे बड़ी थी, जिसका नाम था मार्जोरी, और एक 5 इयर्स यंगर थी जो एवरिल थी, वो 5 इयर्स यंगर थी। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो जॉर्ज ऑरवेल की फैमिली है, ये फैमिली मूव कर जाती है 1904 में, इंग्लैंड वापस चली जाती है। लेकिन उस दौरान होता क्या है कि जब ये 1904 में इनकी फैमिली जाती है वापस, तो वहां सेटल हो जाती है जो इडा मॉबेल इनकी वाइफ थी, मदर जो थी, सॉरी वाइफ कह रहे हैं, इडा मॉबेल जो मदर थी इनकी, वो अपने फैमिली के साथ जाकर के हेनले ऑन थेम्स में और ऑक्सफोर्डशायर में जाके वहां सेटल हो जाती हैं इनके फैमिली के साथ। उस समय क्या होता है कि पिताजी जो है 1907 के आसपास बस खाली आते जाते थे थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो जॉर्ज वेल था उनके साथ कनेक्शन बहुत कम था। और फाइनली जब फादर 1912 में जब पहुंचते हैं तब जाकर के इनका पिताजी के साथ थोड़ा समय ज्यादा बीतता है। ठीक है ना। वहीं हेनले में ही इनकी शुरुआती शिक्षा मिलती है कॉन्वेंट स्कूल में। इसके बाद आप देखेंगे 1908 का दौर आता है कि जब ब्लेयर फैमिली जो है वो हेनले ऑन थेम्स ऑक्सफोर्डशायर में चली जाती है 1908 में। तो 1908 में ही यही जो है ऑक्सफोर्डशायर में ही इनको मिलता है मौका पढ़ाई का, जो अर्ली एजुकेशन होता है यहीं से शुरू होता है। उसके बाद 1911 में आप चले जाइए तो ये जो है स्कॉलरशिप की मदद से सेंट साइप्रियंस कॉलेज में एडिनबर्ग में ये दाखिला लेते हैं। और आपको बताया भी था मैंने कि इनके जो मामा जी थे, जो फ्रांसिस फ्रैंक लिमोजिन थे, उन्हीं की मदद से कुछ लिंक होता है, तो उन्हीं की मदद से जो है ये दाखिला वहां पाते हैं 1911 में। ये एक ऐसा दौर था कि जब साइप्रियंस कॉलेज में जब ये पहुंचते हैं 1911 में, तो वहां कई लोगों से मुलाकात भी होती है उसी दौरान, और जिसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उस समय एक इनका बाद में हालांकि ये पब्लिश हुआ था, सच वेयर जॉयज भी उसी के दौर में पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद जो है साइरिल कॉनोले से इनकी मुलाकात होती है, जो बहुत बड़े बाद में एडिटर हुए थे किसके, ये हॉरिजॉन जो मैगजीन थी उसी के न्यूज़पेपर के वो एडिटर थे। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन में इनकी को बहुत सारी पब्लिकेशन भी उसने किया था, कई सारा, वही मुलाकात होती है साइप्रियंस कॉलेज में ही, ये साइरिल कॉनोले। इसके बाद 1914 में ऑरवेल जो है वो बॉडिकम फैमिली के करीब में आते हैं। तो बॉडिकल फैमिली में सबसे ज्यादा अगर वो किसी के नजदीक आते हैं तो वो जेसिंथा के, तो जेसिंथा से काफी क्लोज होते हैं। उसके साथ बहुत सारे इनके वर्क्स भी बाद में हुए थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, अपनी पोएट्री की चीजें शेयर करते थे, लिटरेचर की चीजें शेयर करते थे, फिर नेचर, रीडिंग, और फैमिली से क्लोज थे। इनका घूमना फिरना और फैमिली के बीच में इन्वॉल्वमेंट इनका ज्यादा था, बॉडिकम फैमिली के, खास करके जेसिंथा बॉडिकम के। उसके बाद अर्ली कुछ राइटिंग्स भी जेसिंथा के साथ, बॉडिकम फैमिली के साथ इनको देखने को मिलते हैं। और आपको पता ही है कि ये सच वेयर जॉयज जो है एक मेमोयर थी जो इन्होंने लिखा था ये जॉर्ज ऑरवेल ने।
और हालांकि इसको लेकर के इसमें से कुछ बातें ऐसी थी कि जिसको लेके जो जसिंथा थी वो थोड़े अपोज में थी, वो भी लिखती थी जसिंथा, और उसने एक लेटर भी लिखा था। उस लेटर का जिक्र हम लोग आगे चल करके करेंगे। उस लेटर में भी उसने थोड़ा सा अपोज किया है इनकी बातों का, हालांकि फिर भी दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे कनेक्शन थे और अच्छे रिलेशन थे। इसके बाद 1914 में ही इनकी एक पोयम आती है, अवेक यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं, ये अर्ली पब्लिकेशन थी इनकी उस समय, और जिसमें ये जगाने की कोशिश करते हैं वहां के यंग लोगों को 1914 में, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया था, एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर शुरुआत हो चुकी थी वहां से। उसके बाद 1916 में एक वेलिंगटन कॉलेज मूव कर जाते हैं ये एटन में, वहां चले जाते हैं 1916 में। आपको पता है कि इनके एजुकेशन के बारे में आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि पढ़ाई का इनका कैसे कैसे दौर रहा है। वो 3-4 जगहों पे इनको शुरुआती दौर कहां से मिला, और बाद में एटन कॉलेज में 16 में ये पहुंचते हैं, जॉर्ज ऑरवेल। तो वेलिंगटन कॉलेज 16 में साइप्रियंस कॉलेज छोड़ते हैं, और 1917 से लेके 21 के बीच में जो है ये एटन कॉलेज में दाखिला लेते हैं। तो 1917 में एटन कॉलेज में दाखिला लेते हैं ये, वो भी स्कॉलरशिप की मदद से वहां पहुंचते हैं, ठीक है ना। वहां एटन की राइटिंग शुरू होती है, पोएम्स लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, कुछ ह्यूमरस पीसेज लिखते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट्स कुछ, एंड स्कूल के पब्लिकेशन में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इनकी होती है, ठीक है ना। एक टीचर थे इनके, ASF गाओ, इनका नाम याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट ये भी है। इनके इंटेलेक्चुअल में बहुत मदद करते थे, बहुत हेल्प करते थे ये। उसके बाद एल्डस हेक्सले का आप नाम जो है ये तो आप सुने ही होंगे। ये एल्डस हेक्सले का नाम जो है ये फ्रेंच इनको सिखाते थे। और उसके बाद जो है 1921 आता है, जब एटन जो है एटन कॉलेज ये छोड़ देते हैं जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद आप देखिए 1922 में ऑरवेल ज्वाइंड इंडियन आर्मी। ये कहां आते हैं 1922 में, ये आते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। और कहां इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, ये बर्मा में, ठीक है। तो बर्मा में इंपीरियल पुलिस ज्वाइन करते हैं, और वहां बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ये लेते हैं, वहां बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहां लेते हैं बर्मा में पोस्टिंग के दौरान। उसके बाद अब कुछ क्रोनोलॉजिकल डेट आप जरूर याद रखिएगा, जैसे 1922 से लेकर 27 तक जो है मॉलमेन में जो है सर्व किया इन्होंने। मॉलमेन क्यों चूज किया था यहाँ, मेडले और मॉलमेन, क्योंकि यहाँ इनकी जो नानी थी ग्रैंड मदर वो भी रहती थी, और जो इनकी दादी थी, एक तो मैटरनल ग्रैंड मदर और इनकी ग्रैंड मदर, तो दोनों लोगों का रिलेशन वहां से था, तो इसीलिए यहाँ वहां ये पहली पोस्टिंग अपने लिए थे। उसके बाद वहां बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा लिया, जैसे इंपीरियलिज्म जो शासन सत्ता है, रेसिज्म देखने को मिला, क्लास प्रिविलेज, और कॉलोनियल ऑपरेशंस किस तरीके से अंग्रेजों का यहाँ दबाना था यहाँ के लोगों को, ये सारे एक्सपीरियंस उन्होंने लिया यहाँ से, और उनकी राइटिंग में भी ये सारे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी वहीं से इनको शुरू हुआ था, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने काम शुरू कर दिया था, उन्हीं सारे एक्सपीरियंस का प्रभाव था। और इनकी राइटिंग में भी ये बात के जितने भी एनिमल फॉर्म्स आए, और 1984 में खास करके उन्होंने इसका पूरा जिक्र आप देखने को मिलेगा। 1927 में ये फिर से वहां से रिजाइन करते हैं और पुलिस से, और कंप्लीट फुल टाइम राइटर ये बनना शुरू कर देते हैं, डिसाइड करते हैं कि नहीं अब इन्हें फुल टाइम राइटर बनना ही है। वहीं बर्मीज एक्सपीरियंस से ही लेकर के इन्होंने एक हैंगिंग एक वर्क इनका था, और शूटिंग एन एलिफेंट एक इनका था, वहीं से इंस्पायर होकर के इन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं। 2829 में ऑरवेल लिव्ड इन पेरिस एंड वर्कड एट पॉलिटिकल पीट जॉब। अब देखिए 2829 में ऑरवेल जो है वो पेरिस में रहते हैं, और बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं, वहां बहुत छोटा पैसा होता है, 28 से लेकर के 29 तक। 29 में लंदन पहुंचते हैं, और वहां जो गरीब लोग हैं और जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं। 29 से कब पहुंचते हैं 1929 को। अब देखिए कुछ चीजें और आप यहां ध्यान रखिएगा कि उस दौरान जो है, जो ये टाइम चल रहा था 22 से लेकर के ये 2829-22 के, बहुत सारी स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जब ये उस समय थे तो
1925 में जो है वो इसेन जाते हैं प्रिजन, और वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग भी इनको मिलती है। उस समय सैलरी भी तो बहुत कम थी, 740 इनको पूरा इंक्लूडिंग अलाउंस मिलता था, पूरा सारा पैसा जो भी था। 1926 में मॉलमेन जब ये पहुंचते हैं तो अपने मैटरनल ग्रैंड मदर के साथ कुछ समय बिताते हैं ये, फिर वहाँ कुछ तबीयत भी इनकी खराब होती है। 1927 में बहुत डेंगू फीवर से भी बहुत परेशान होते हैं, बीमारी तो इनकी एक अलग ही परेशानी बनी हुई थी। और उसके बाद फिर आपको ये पता है कि 1922 में ही जो है वो शुरू हो जाता है, दो तीन ऐसी चीजें होती हैं जिसके ये एंटी होते हैं। जैसे उधर आपका नाजीज्म और फासिज्म सिस्टम शुरू होता है, तो नाजीवादी व्यवस्था जो थी वो हिटलर की थी, वो 1933 में आई थी, और 1922 में ही फासीवादी व्यवस्था शुरू हो गई थी। तो चूंकि एंटी स्टेलिनिज्म थे, टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे, इसलिए ये सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी। अब इसके बाद देखिए उन्होंने एक वर्क लिखा उसी के बाद जो है 1929 के बाद ही जो है, जब वहां के वर्किंग क्लास को और पुअर क्लास को देखते हैं, तभी वो जो है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में एक वर्क इनका आता है, ठीक है ना। उसमें पार्टी को, होमलेसनेस, लो पेड लेबर, इन्हीं सबको उसमें दिखाया है, गरीबी को उन्होंने दिखाया है। और ये इनकी पहली वर्क थी जो इनके जॉर्ज ऑरवेल के नाम से आई थी, और ऑरवेल वहां की एक रिवर है जिसके नाम से वो लिए हैं, ठीक है ना। वो कहां थी? सफॉक में। बर्मीज डेज 1934, बर्मीज डेज जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करता है। एक वर्क इनका था जो कॉलोनियल सिस्टम को, रेसिज्म को, करप्शन को, इन सब को बहुत क्रिटिसाइज, तो वर्क में ही इनके पूरा देखने को मिलेगा। बहुत सारे वर्क की डिटेल आप जो है कुछ वर्क से रिलेटेड इनकी बात की गई है पिछले वीडियोस में, और बाकी हम लोग जब सेपरेट एक एक वर्क पे काम करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 1934 में क्लर्जीमैन्स डॉटर आई थी, उसमें भी रिलीजन, पार्टी, एजुकेशन, सोशल रेस्ट्रिक्शंस, इन सब पे चर्चा इन्होंने किया है। और खास करके जो है वो किस तरीके से क्लर्जीमैन की बेटी थी वो किस तरीके से सफर करती है वो दिखाया गया है। 1934 में एक और आता है एपिजिस्ट्रा फ्लाइंग एग्जामिन्ड, ये भी मनी, क्लास, रिस्पेक्टेबिलिटी, ये सब लाइफ के स्ट्रगल को दिखाया है। और फाइनली 1935 में जो है वो एलिन ओ साउगनेस से, एक साइकोलॉजिस्ट थी जिनसे ऑरवेल शादी करते हैं। तो इसके फैमिली का बैकग्राउंड देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं यहां। अब आप देखिए यहां से 1936 में ऑरवेल ट्रेवल करते हैं इंग्लैंड का, वहां जो है माइनर्स और अनएम्प्लॉयमेंट वर्किंग क्लास फैमिली से मिलते हैं, देखते हैं वहां कुछ, वहां भी इनको एक्सपीरियंस मिलता है। और 1933 में रोड टू वैगनपायर, इसमें भी बहुत सारे सोशल इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, ऑटोबायोग्राफिकल टच, पॉलिटिकल कमेंट्री, ये सब इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इस वर्क में देखने को मिलेगा। बाकी ये स्टाइल और ये सब जो है पॉलिटिकल पोजीशन, और इस सब पे तो चर्चा हो ही गई है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, और बाकी सबके अगेंस्ट थे, जैसे ऑथोरिटेरियनिज्म के, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप के, जो उस समय जोसेफ स्टालिन के अगेंस्ट थे, और फिर हिटलर का जो व्यवस्था था उसके अगेंस्ट थे, या कॉलोनियल व्यवस्था जो थी उसके अगेंस्ट थे, इन सब चीज के खिलाफ थे। और ये सब चीजें इनके वर्क में देखने को मिलेंगी। अब आ जाइए दिसंबर 1936 में एक यात्रा होती है स्पेन की, जो रिपोर्ट करते हैं स्पेनिश सिविल वॉर का। उसके बाद फिर देखिए उस समय ये जो है POUM, एक मिलिटिया, ये रिपब्लिकन एक पार्टी थी जो अगेंस्ट में थी फ्रैंको के, तो उसको ज्वाइन करते हैं। और ये एक ऐसी पार्टी थी कि सिविल वॉर के दौरान ये जो पार्टी थी, जिसको आप बोलते हैं कि वर्कर्स पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन, ये वर्कर्स की एक पार्टी थी, पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिफिकेशन ये पार्टी थी। तो इसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। बाद में क्या हुआ था कि ये पार्टी जो है और ILP, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट कर गए थे, ज्वाइन कर लिए थे। ILP क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो उस समय इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में इसकी जो वाइफ थी उसमें कुछ समय तक जॉब भी वो की थी। तो ये दोनों पार्टी बाद में मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा विवाद भी होता है कि दबाने का बड़ा प्रयास भी किया जाता है। वहां की जो सत्ता थी, गवर्नमेंट थी, इवन इन सबों को भागना भी पड़ता है पूरे परिवार को वहां से,
छुप छुपा करके। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, मिलता है इनको वहां से भी प्रोपेगेंडा मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद सेंसरशिप देखने को मिलता है, रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस लेते हैं वहां स्पेनिश सिविल वॉर में। 1937 में देखिए इनके गले में एक जो है लग जाती है, फाइटिंग के दौरान घायल, गोली लग जाती है जिससे चोट लगती है। और उसके बाद जब ये पार्टी पूरी तरह से दबा दी जाती है तो ऑरवेल और एलिन दोनों को स्पेन जो है छोड़ना पड़ जाता है वहां से। अब वही के बाद से होमेज टू कैटलोनिया एक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस, एक ऐसा वर्क था जो बिल्कुल अपोज करता था स्टैलिनिज्म को और टोटलिटेरियनिज्म को। इन सारे टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 1938 में अब चलते हैं कि ऑरवेल वाज डायग्नोसिस विद द ट्यूबरक्लोसिस। बेचारा तबीयत खराब था, ट्यूबरक्लोसिस से बहुत ज्यादा इफेक्ट था, हेल्थ बहुत खराब थी और रेस्ट का टाइम चल रहा था। 1939 अब देखिए एयर एक्सप्लोर्ड, मनी, क्लास, इंग्लिश सोसाइटी, मॉडर्न चेंजेस, बहुत सारी चीजें 1939 में देखने को मिलती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा रोल इसने किया था। एज अ जर्नलिस्ट इसने बहुत काम किया था, एसेइस्ट बहुत काम किया था, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे बहुत काम किया था। तो बहुत एक्टिव रोल इसने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आप जानते ही हैं कि पूरे वॉर में कितना भयानक रूप लिया था। वो बहुत सारे ऐसे राइटरों को एक इंस्पिरेशन दे दिया था कि उसको लिखने के लिए एक उनको रास्ता दे दिया था। 1941 ऑरवेल बीबीसी ज्वाइन करते हैं जो ब्रॉडकास्ट करता था। उसमें जो है जो प्रोपेगेंडा था जो इंडिया को एम करके बनाया जाता था, उस पे इन्होंने बहुत सारी चीजें ये बोले हैं खुल करके। उनके जो वर्क्स थे वो मास कम्युनिकेशन, सेंसरशिप, ये तो बार बार आपको मिलेगा। बीबीसी में भी इनके सारे एक्सपीरियंसेस जो थे वही था। वार टाइम का प्रोपेगेंडा किस तरह चल रहा था, सेंसरशिप किस तरह चल रही थी और वो पब्लिकली जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा था, ये सब वहां ये एक्सपीरियंस लेते हैं। और 2 ही साल के बाद वो जो है छोड़ भी देते हैं और उसके बाद कंप्लीट एडिटर की जॉब पकड़ते हैं। ट्रिब्यून जो है एक सोशलिस्ट वो न्यूज़पेपर था और एन्यूल बेवन से उनके साथ मिलकर के, ठीक है, सॉरी। अब उसके बाद वो एक बहुत ही फेमस वर्क उनका था जिसमें पॉलिटिक्स और लिटरेचर, लैंग्वेज आपको देखने को मिलता, कल्चर और एवरीडे लाइफ को उन्होंने इंक्लूड किया था। वो था एज आई प्लीज, उसी दौरान इन्होंने लिखा था। उसके बाद साइरिल कोनोलिल के भी संपर्क में आते हैं जिनके बारे में पहले ही जिक्र हो चुका था। वो सैप्रियंस कॉलेज में मुलाकात होती है, बहुत अच्छा एडिटर था और उसका वो हॉरिजॉन का पब्लिकेशन करने वाला था। उसके अलावा इनसे और भी मुलाकात होती है, आर्थर कोस्टलर से, स्टेफन स्पेंडर से, रिचर्ड रीस से, टॉस्को फाइवल से, ऐसे बहुत लोगों का इनको साथ मिलता है। वो लिटरेरी साथ मिलता है इनको, जहां से वर्क को थोड़ा और वो इफेक्टिव होता है। 1944 में ऑरवेल एंड एलिन अडॉप्टेड देयर सन रिचर्ड ब्लेयर को ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं दोनों मिलकर के। उसके बाद 45 में आपको पता ही है एक बहुत ही फेमस वर्क आया था इनका, पब्लिश हुआ था, एनिमल फार्म। ये तो पूरी तरह से जो एनिमल्स हैं वो वहां के जो रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और रशियन रिवोल्यूशन और वहां की जो स्टालिनिस्ट जो डिक्टेटरशिप थी उसकी करप्शन को जो है वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना। जो रशियन रिवोल्यूशन में और करप्शन वहां का, देखिए ध्यान रखिएगा, एनिमल्स जो वहां के थे वो रिप्रेजेंट करते थे रशियन रिवोल्यूशन को और जो वहां का करप्शन था वो रिप्रेजेंट कर रहा था स्टालिन के डिक्टेटरशिप को, ठीक है। इसका थीम एग्जामिन पावर, प्रोपेगेंडा, इनइक्वालिटी, बिट्रेयल, सब पता ही है आपको, करप्शन, ये सब इनके थीम के वर्क ही थे इनके। उसके बाद 1945 में डेथ होती है अनएक्सपेक्टेडली और ये जो था एक पर्सनल बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी इनके लिए, ठीक है। अब 1946 में
पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक और वर्क आता है इनका। इसमें भी आर्ग्यूमेंट वही है डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स का, और जो चीजें पॉलिटिकल रियलिटी को किस तरीके से छुपाते हैं, किस तरीके से अनक्लियर करते हैं, उन सब चीजों को दिखाया गया है। 1946 में आपको पता है कि 39 से 45 तक वर्ल्ड वार चलता है। 45 के बाद एक दूसरा दौर शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वार के बाद वाला। व्हाई आई राइट 1946 में एक और, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि राइटर का मोटिव्स क्या होना चाहिए। लिटरेरी प्रिंसिपल्स की बात करें तो पॉलिटिकल राइटिंग इनके लिए था कि ऐसा कि अब बहुत बड़ा रोल होता है इनका, उनको लगता है कि पॉलिटिकल राइटिंग भी एक बहुत बड़ा ग्रेट लिटरेरी वो काम माना जाता है इनके हिसाब से। तो बहुत सारे काम इन्होंने किए भी वो पॉलिटिकल मुद्दे को बना करके। मेन जो कंसंट्रेशन था, जिन्होंने ट्रूथ, फ्रीडम, लैंग्वेज, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल पावर, ये इनकी सेंटर थीम रही, जिसको ये सेंटर में रख करके अपने वर्क को इन्होंने आगे बढ़ाया। 1947 आता है, ट्यूबरक्लोसिस। फिर ऑरवेल एक बड़ा टाइम खराब बिताते हैं बॉन्ड हिल में, स्कॉटिश आइलैंड, जूरा में। 1947 से 48 तक जो है वो इस पे काम करते हैं, इस नॉवेल पे, जो उनका था 1984। और फिर 1948 में कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है, जो पूरी तरह से फोकस करती है सर्विलांसेस, सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा, हिस्टोरिकल मैनिपुलेशन, लैंग्वेज, ट्रुथ, इन सब को फोकस करती है। और इसी में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इन्होंने, नियोलॉजीज जिसको आप बोलें, नए नए वर्ड्स, टर्म इन्होंने दिया है। पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा। ये आज तीसरा वीडियो है और कंप्लीट पार्ट है। वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लिखिएगा, कुछ इंप्रूव अगर करना होगा तो, कुछ और वीडियो किसी टॉपिक पे आपको चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। ये बिल्कुल फ्री होने वाली है आपके लिए वीडियो। और 2026 को टारगेट रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे PDF भी आपको देता रहूं, ठीक है। तो आप नीचे, आप वहां से मिल जाएगा लिंक, आप डाउनलोड भी वहां से कर लेंगे, आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1949, अब देखिए ये पब्लिश होती है। 1984 जो है फाइनल मेजर वर्क इनकी थी, वो पब्लिश होती है। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिग ब्रदर की कॉन्सेप्ट्स, इसमें बहुत सारे हैं। डबल थिंक, इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पीछे देख लीजिएगा। 1949 जो है सोनिया ब्रॉनवेल से जो है कनेक्ट होते हैं, फिर शादी होती है इनसे, और लिटरेरी वर्क और पब्लिशिंग वर्ल्ड में भी कुछ थोड़ा सा कनेक्शन इन लोगों का आपस में होता है। अब उसके बाद जो है, चूंकि लास्ट टाइम में हुआ ही था 49 में, ऑरवेल रीस्टैब्लिश कंटेंट विद द जेसिंथा बॉडीकम, याद ध्यान दीजिएगा, उसकी चाइल्डहुड जो फ्रेंड थी उससे फिर से 1949 में। और इतना ही नहीं होता है, आपस में बातचीत होती है, फ्रेंडशिप फिर से जगती है। अपने पुराने, उसको भी पता चलता है जेसिंथा को कि एरिक ब्लेयर जो है वो उसका दोस्त है पुराना। एक्सचेंज लेटर्स होते हैं, टेलीफोन कन्वर्सेशन होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और तब तक होता है और डेथ तक होता है, ठीक है ना। 1974 में जेसिंथा बाद में एक जो है एरिक एंड अस एक लेटर पब्लिश करती है, एक मेमोयर था वो, उसी में वो जो है यंग एरिक ब्लेयर के बारे में कुछ लिखती है। और थोड़े से वहीं डिस्प्यूट भी आते हैं, जो उसने लिखा था सच वेयर जॉयस, जो ये लिखा था वो ये जॉर्ज ऑरवेल ने, उससे और थोड़ा सा इसके इस एरिक एंड अस में थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव कलेक्शंस उसको लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1950 जॉर्ज ऑरवेल डाइड, यहां डेथ होती है इस महान शख्स की, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में लंदन में, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद द ट्यूबरक्लोसिस। उसी से ही ट्यूबरक्लोसिस की ही बीमारी से डेथ होती है 46 की एज में। और उसे सेंट्स चर्च सटन कोर्टेसी ऑक्सफोर्डशायर में ही वहीं उसको दफनाया जाता है। और जो ग्रेव है उस ग्रेव पे ओरिजिनल नाम ही लिखा जाता है, एरिक आर्थर ब्लेयर, ठीक है, उसी नाम से। और उसको सुरक्षित है, जिसकी वजह से इसलिए कि भाई वो सेफ रहे, जिस नाम से वो पैदा हुआ था वो नाम बचा रहे, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इन सब वर्ड्स पे भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो एंड होती है, और ये सारा आपको बहुत सारी इसकी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप बने रहिएगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको एक के बाद एक देखने को मिलेंगे चैनल पे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।